जैसा मैं कह रहा था कि देर आर सम डेविएशंस आल्सो फ्रॉम द मेंडल्स लॉ, कि मेंडल का जो नियम है उसके अंदर कुछ डेविएशंस भी है। जैसा हमने कहा कि डोमिनेंस थी, लेकिन कुछ जीव जो हैं वो इनकम्प्लीट डोमिनेंस भी दर्शाते हैं, कि जहाँ पे डोमिनेंस जो है वो पूरी नहीं होती। कई जगह हम शुरू से कहते हैं कि वो दोनों एक दूसरे को प्रभावित नहीं करते, दोनों एक दूसरे के साथ इंटरमिंगल नहीं करते, बट देर इज़ अ प्लेस और देर इज़ अ कंडीशन जहाँ पे कि को डोमिनेंस आती है, कि दोनों एक दूसरे के साथ एक साथ प्रकट होते हैं। और तीसरी कंडीशन जहाँ हमने कहा था कि मल्टीपल, वहाँ अलील जो है वो अपने आप को पृथक रखते हैं, लेकिन कई बार जो है ढेर सारे अलील एक साथ एक कैरेक्टर को कंट्रोल करते हैं, क्योंकि हम कह रहे थे कि एक अलील जो है एक कैरेक्टर को कंट्रोल करता है। बट कई बार ये होता है कि ढेर सारे अलील मिलके एक कैरेक्टर को कंट्रोल करते हैं, तो दैट इज कॉल्ड एज मल्टीपल अलील्स। और ये सारी चीज़ें जो है मेंडल की जो सिद्धांत है उसके बाद में लोगों ने जब उनको पढ़ना शुरू किया तो उसके अंदर ये डेविएशंस मिले और उन डेविएशंस को उन्होंने मेंडल लॉ का एक एक्सटेंशन बताया। पहली चीज़ जो हमने कही इनकम्प्लीट डोमिनेंस, जैसा हमने पहले कहा कि बार बार जब हम कह रहे थे कि लंबे और बौने पौधे प्राप्त होते हैं, तो मेंडल को कभी भी बीच के मध्यम आकार के पौधे प्राप्त नहीं हुए। बट कुछ केसेस ऐसे हुए कि कुछ प्रयोग ऐसे हुए जिनके अंदर की इस तरीके की स्थिति आई कि जो F1 जनरेशन प्राप्त हुई, वो F1 जनरेशन जो पेरेंट थे, उसके जो पेरेंट्स थे, विच वर द पेरेंट्स, उन पेरेंट्स के दोनों के कैरेक्टर्स को मिलके जो नया कैरेक्टर बना, दैट वाज अ डिफरेंट कैरेक्टर फ्रॉम द पेरेंट्स कैरेक्टर। और जब वो डिफरेंट कैरेक्टर्स था, दैट वाज इंटरमीडिएट ऑफ द पेरेंट्स कैरेक्टर। जैसे कि मैंने कहा कि लंबाई और छोटा पने का कैरेक्टर था, तो बीच जो ऑफस्प्रिंग बना या F1 जनरेशन में जो पौधा आया वो मध्यम आकार का था। या अगर हम कलर की बात करें तो कोई पौधा जो है वो उसका फूल लाल कलर का था, एक पेरेंट का फूल लाल सफ़ेद कलर का था, तो दोनों को जब ब्लेंड किया गया या दोनों को जब क्रॉस कराया गया तो उनका जो संतति के फूल का रंग जो है वो गुलाबी प्राप्त। तो ऐसी स्थिति जब आई तो दैट इज कॉल्ड एज इनकम्प्लीट डोमिनेंस। और वो इनकम्प्लीट डोमिनेंस जो थी, दैट वाज एन इंटरमीडिएट बिटवीन द टू पेरेंट्स, की उनके जो दो पेरेंट्स थे मेल और फीमेल, उनके बीच का था। ऐसी चीज़ जो है ऑब्जर्व की गई, दैट इज इन वन प्लांट दैट इज कॉल्ड एज मीराबिलस जलापा, और एक और पौधा जो है स्नैपड्रैगन प्लांट है उसके अंदर भी ऑब्जर्व की गई। मीराबिलस जलापा जो है वो 4 o'clock प्लांट कहलाता है। इसमें दो तरीके, बल्कि इस पौधे की बात करें तो इसमें अलग अलग तरीके के कलर के फ्लावर्स होते हैं। एक फ्लावर होता है सफ़ेद रंग का, दूसरा होता है लाल रंग का जिसमें कोई पिगमेंट नहीं होता। लेकिन जब हम इसका F1 जनरेशन देखते हैं तो F1 जनरेशन जो सफ़ेद और लाल पौधे को क्रॉस करके बनाया होता है, तो उसके अंदर जो पौधा प्राप्त होता है जो मेंडल के नियम के विपरीत गुलाबी रंग का प्राप्त होता है। और वो गुलाबी रंग का पौधा जो है वो बड़ा आश्चर्य करने वाली चीज़ है। यहाँ अगर हम देखें तो यहाँ भी यही स्थिति है। और F2 जनरेशन में हमको फिनोटिपिक रेशो जो है वह जीनोटिपिक रेशो के समान प्राप्त है, क्योंकि वहाँ पे जो है हमारा जीनोटिपिक रेशो अलग था और यहाँ फिनोटिपिक रेशो जो है वो अलग हो गया। तो यहाँ हमको F2 जनरेशन में फिनोटिपिक रेशो और जीनोटिपिक रेशो जो है वो समान हुए। तो इनकम्प्लीट डोमिनेंस में एक खास बात होगी, जहाँ हम कंप्लीट डोमिनेंस के फिनोटिपिक रेशो की बात करते हैं दूसरे वाले नियम में, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन में, तो हम कहते हैं कि 3:1 का फिनोटिपिक रेशो आता है। लेकिन जब इंडिपेंडेंट इनकम्प्लीट डोमिनेंस की बात करते हैं तो हम कहते हैं फिनोटिपिक रेशो और जीनोटिपिक रेशो जो है वो दोनों समान होते हैं। और वो दोनों जो समान होते हैं उस केस में ये आता है 1:2:1, अर्थात एक लाल, दो गुलाबी, एक सफ़ेद। और यही जीनोटिपिक रेशो भी जो है वो उनका रहता है। तो ऐसी स्थिति जब होती है तो दैट इज कॉल्ड एज इनकम्प्लीट डोमिनेंस। कंप्लीट डोमिनेंस को डिफाई करता है, कंप्लीट डोमिनेंस के विपरीत होता है। मेंडल के नियमों में अगर डिवीजन की बात करते हैं तो अगला डिवीजन जो आता है दैट इज को डोमिनेंस, अर्थात सहप्रभाविता। जब हम मेंडल के नियम पढ़ रहे थे तो मेंडल के नियम पढ़ते हुए हमने एक चीज़ देखी कि जो प्रथम नियम है वो कहलाता है लॉ ऑफ डोमिनेंस, अर्थात प्रभाविता का नियम। उसमें हमने ये देखा था कि F1 पीढ़ी में जो भी लक्षण प्रभावी होता है वह प्रकट होता है सभी एकक में। जितने भी F1 जनरेशन के एकक होते हैं या जो संतति होती है उनमें वह प्रभावित है। लेकिन जब हम कोडोमिनेंस की बात करते हैं तब हम एक बात का लक्षण प्रकट होते हैं और प्रभावी लक्षण ही प्रकट होते हैं। बट बाद में जब लोगों ने अध्ययन किया और पाया तो उन्होंने कहा कि कहीं ना कहीं इसमें एक डेविएशन है, और उस डेविएशन को जब उन्होंने नाम दिया तो उन्होंने कोडोमिनेंस या सहप्रभाविता का कहा। यहाँ अगर हम एग्जांपल देखें, यहाँ जो हमारे पास फोटोग्राफ है वो फोटोग्राफ पिटूनिया के पौधे का है। इसमें अगर हम देखते हैं तो हमारे पास डोमिनेंट है जो कि लाल कलर का है कैरेक्टर, रिसेसिव कैरेक्टर जो है दैट इज़ इन वाइट कलर। और जब हम इनकम्प्लीट डोमिनेंस की बात करते हैं तो उसके अंदर हमारे पास पिंक कलर आ जाता है।
एक तीसरा और हमारे पास ये चौथा कहें तो चौथा कैरेक्टर जन्म होता है जिसको कहते हैं कोडोमिनेंट, जिसमें दोनों हमारे डोमिनेंट और रिसेसिव कैरेक्टर जो है वो पृथक पृथक रूप से प्रकट होते हैं। यह इनकम्प्लीट डोमिनेंस से अलग कैसे, क्योंकि इनकम्प्लीट डोमिनेंस की जब हम बात करते हैं तो दोनों का मिक्सचर हमको दिखाई देता है, लेकिन कोडोमिनेंस के अंदर अगर हम बात करते हैं तो वो कोडोमिनेंस वास्तव में होता हेट्रोजाइगट है, और हेट्रोजाइगट होने के साथ में उसमें डोमिनेंट के और रिसेसिव के दोनों के कैरेक्टर्स जो हैं वो पृथक पृथक रूप से साथ साथ दिखाई देते हैं। तो पिटूनिया के पौधे के अंदर इस तरीके की स्थिति होती है। लेकिन एक मजे की बात यह है कि यहाँ पे भी जो जीनोटिपिक रेशो जो है वो अभी भी 1:2:1 ही रहता है। फिनोटिपिक रेशो चाहे कुछ भी हो, लेकिन जीनोटिपिक रेशो जो है वो यहाँ पे 1:2:1 ही रहता है। तो यह मेंडल के नियमों की एक बड़ी सफलता है, और इसी के आधार पे कोडोमिनेंस या जितने भी आनुवंशिकी के नियम हैं उनको आज भी माना जाता है कि जितने हैं नियम हैं वो सारे आज भी लागू होते हैं। कोडोमिनेंस का अगर हम अगला एग्जाम्पल देखें या कोडोमिनेंस और कहाँ पाया जाता है, तो उसका एक बढ़िया एग्जाम्पल जो है वो मनुष्य के रक्त समूह के अंदर पाया जाता है कि मनुष्यों में जो रक्त समूह पाए जाते हैं वो भी कोडोमिनेंस के साथ में है। ऑल्दो जब हम रक्त समूह की बात करते हैं तो हम कहते हैं कि रक्त समूह जो है, सामान्यतः हमको ये पता है कि रक्त समूह जो है वो एक प्रकार के हैं ABO के, लेकिन जब हम बात करते हैं या और गहराई से जाते हैं तो हम कहते हैं कि रक्त समूह जो है वो अलग अलग प्रकार के हैं। उसमें से एक प्रकार जो होता है वो MN टाइप होता है, एक जो ABO जो सर्वविदित है, सब जने जानते हैं ABO प्रकार का होता है। दोनों ही तरीके के रक्त समूह, चाहे वो MN प्रकार का हो चाहे वो ABO प्रकार का हो, दोनों ही तरीके के रक्त समूह जो है वो कोडोमिनेंस को प्रदर्शित करते हैं। इसके अतिरिक्त और भी रक्त समूह पाए जाते हैं, जिसमें एक को बॉम्बे ब्लड ग्रुप कहते हैं, वो बॉम्बे में पाया गया था इसलिए, लेकिन हम यहाँ बात MN और ABO की करेंगे। हालांकि MN और ABO जो है वो दोनों कोडोमिनेंस प्रदर्शित करते हैं, लेकिन उसके साथ में एक चीज़ और प्रदर्शित करते हैं। ये मल्टीपल एलील का भी एक एग्जाम्पल है, जिसके बारे में हम आगे की स्लाइड में बात करेंगे कि मल्टीपल एलील क्या होते हैं, उसके बारे में बात करेंगे। तो जब हम MN एलील की बात करते हैं कि जो MN एलील जो है वो M और N के एंटीजन की फॉर्म में RBC की सतह पे उपस्थित होते हैं एंटीजन के रूप में। एंटीजन जो है किसी भी कोशिका की सतह पे उपस्थित होने वाले ग्लाइकोप्रोटीन्स जो होते हैं, अर्थात कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन्स का जो मिक्सचर होता है, वो अगर उसकी सतह पे उपस्थित हो तो दैट इज कॉल्ड एज एंटीजन। होमोजाइगस कंडीशन जब होती है कि किसी व्यक्ति का रुधिर समूह M कब पाया जाएगा, जब उसके अंदर होमोजाइगस कंडीशन होगी, LM-LM होगा या LN-LN होगा, तो वो होमोजाइगस कंडीशन में उनका रुधिर समूह M और N होगा। अगर हम मेंडल के नियमों की बात करें तो F1 पीढ़ी के अंदर प्रभावी होने के अंदर तो उनका रुधिर समूह जो है वो हर एक का M आता, जो भी प्रभावी होता है, M होता है या N होता है, जो भी प्रभावी होता है वो आता। लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं होता, क्योंकि जब F1 पीढ़ी की बात करते हैं तो उसके अंदर जो है हेट्रोजाइगस कंडीशन में LMN आता है, और LMN जो है वो MN रुधिर समूह को दर्शाता है। करीब करीब ऐसी स्थिति जो है वो ABO रुधिर समूह में भी देखी गई। ABO से तात्पर्य हमारा ये है कि किसी व्यक्ति का रुधिर समूह A होता है, किसी का B होता है, किसी का O होता है, और एक और बीच का हम कहते हैं AB होता है। तो ये जो ABO रुधिर समूह जो है वो असल में एक पर्टिकुलर प्रकार के एंजाइम के कारण होता है, जो कि कोशिका की सतह पे पाए जाने वाले जो ऑलिगोसैकेराइड्स हैं उनके डिफरेंट टाइप्स होते हैं, उसके आधार पे ये होता है। 3 एलील इसके पाए जाते हैं, जिसको कि हम A एलील, B एलील और O एलील कहते हैं। जिन व्यक्तियों में A एंटीजन होता है उनको A के नाम से जाना जाता है, जिसमें B होता है उसको B के नाम से जाना जाता है, और जिसमें कोई किसी प्रकार का एंटीजन नहीं होता वो O के नाम से जाना जाता है। लेकिन जो A पर्सन होते हैं उनके अंदर एंटीबॉडी B रिएक्ट करती है, B वालों के साथ में A रिएक्ट करती है, और O वालों के साथ कोई भी एंटीबॉडी रिएक्ट नहीं करती। अगर हम इसकी जेनेटिक्स की बात करें कि कैसे कोडोमिनेंट हुआ, तो हम कहते हैं कि जैसा मैंने कहा कि इट इज़ एन मल्टीपल अलील, तो इसके अंदर 3 प्रकार के अलील पाए जाते हैं, I, IA और IB। यहाँ I जो शब्द है वो आइसो ए ग्लूटेनोजन को प्रदर्शित करता है। आइसो ए ग्लूटेनोजन जो है वो एंटीजन की दूसरी टर्म है। हमने कहा कि एंटीजन पाए जाते हैं, अलग अलग प्रकार के एंटीजन पाए जाते हैं, उसको प्रदर्शित करता है। तो जिन जीवों में या जिन एकक में या जिन इंडिविजुअल्स में IA पाया जाता है उनका रुधिर समूह होता है A। यहाँ कंडीशन होमोजाइगस और हेट्रोजाइगस दोनों कंडीशन में IA होने पे ये रुधिर समूह जो होगा वो A होगा। जिनके अंदर
IB प्रकार के एलील्स पाए जा रहे हैं उनका होगा B, और I जो होता है वो O प्रकार का देता है। यहाँ एक मैंने कहा कि डोमिनेंट कौन है, तो यहाँ इन तीनों में जो डोमिनेंट होते हैं वो IA और IB जो है वो डोमिनेंट होते हैं I के ऊपर, अर्थात I जो है उतना डोमिनेंट नहीं है जितना IA और IB है। तो जहाँ O ब्लड ग्रुप होगा, O ब्लड ग्रुप होने के लिए I जो है, स्मॉल I जो है उसका होमोजाइगस कंडीशन में होना आवश्यक है। अदरवाइज हेट्रोजाइगस कंडीशन हो गई, IA और स्मॉल I हो गया तो वो A रुधिर समूह का हो जाएगा, स्मॉल I और IB हो गया तो उसका रुधिर समूह जो है वो B हो जाएगा। तो इस तरीके की स्थिति जब होती है तो हेट्रोजाइगस कंडीशन में, तो इससे हमने इन्फर किया कि IA और IB जो है वो डोमिनेंट काइंड के अलील्स हैं। लेकिन जिनके अंदर IA और IB दोनों पाए जाते हैं, क्योंकि जब क्रॉस होता है तो क्रॉस में ये संभावना होती है कि IA और IB प्रकार के दोनों प्रकार के अलील जो है वो एक एकक में पाए जा सकते हैं, और जब ये एक एकक में पाए जाते हैं तो उस तरीके के व्यक्तियों का रुधिर समूह जो है वो AB हो जाता है। एंड दिस AB डिनोट द कोडोमिनेंस, कि ये AB रुधिर समूह जो होना है वह कोडोमिनेंस को दर्शाता है। अगर हम कहें तो कुछ जीव ऐसे जिनके कि हेट्रोजाइगस पेरेंट्स हैं IA या IB के साथ में, तो उनके किसी एक संतान का ब्लड ग्रुप O हो सकता है, क्योंकि अगर वो हेट्रोजाइगस है। इनकेस वो होमोजाइगस हैं किसी एक रुधिर समूह के लिए, चाहे वो IA के लिए है चाहे IB के लिए, दोनों में से एक भी, तो उनकी संतति का रुधिर समूह कभी भी O नहीं हो सकता। लेकिन अगर दोनों हेट्रोजाइगस हैं तो उनकी संतति का रुधिर समूह जो है वह O हो सकता है, और सारे अलील जो है हेट्रोजाइगस कंडीशन में दिखते हैं एक्सेप्ट II। यहाँ हमने वही दर्शाने की कोशिश की कि किस तरीके के ग्लाइकोसाइड्स या किस तरीके के ग्लाइकोप्रोटीन जो है वो अलग अलग होते हैं। A एंटीजन की अगर हम बात करते हैं तो A एंटीजन, पहले तो हम O की बात करेंगे, तो O के अंदर हम जो है N-एसिटाइल ग्लूकोसामीन है, देर आफ्टर वी हैव द गैलेक्टोज, फिर उसके बाद फ्यूकोज है, फिर वापस हमारे पास गैलेक्टोज है, और नीचे की तरफ N-एसिटाइल ग्लूकोसामीन जो है वो हमारे साथ लगा रहता है। लेकिन जैसे ही इसके साथ IA एंटीजन जुड़ता है तो I एंटीजन जुड़ने के साथ N-एसिटाइल गैलेक्टोसामीन इसके साथ जुड़ जाता है। फर्क ग्लूको और गैलेक्टो का अंतर है। B एंटीजन की बात करते हैं तो यहाँ पे एक अतिरिक्त गैलेक्टोज जुड़ जाता है इसके साथ में, दिस इज द एडिशनल गैलेक्टोज। और इसको अगर हम देखें तो वो H एंजाइम जो है वो किस तरीके से इनको अलग अलग हमारे पास करता है, और उसके आधार पे जो है हमारे पास अलग अलग बन जाते हैं। जो ब्लड ग्रुप A होता है उसमें एंटीबॉडी B होती है, जो B एंटीजन है उसके अगेंस्ट में एंटीबॉडी A बनती है। AB के खिलाफ कोई तरीके की एंटीबॉडी, और एंटी-A एंटी-B दोनों जो है वो एंटीबॉडीज प्लाज्मा में होती है। तो ये कोडोमिनेंस जो है वो आगे और अगर हम देखें तो सिकल सेल एनीमिया में भी पाई जाती है। अगला एग्जाम्पल जो है वो सिकल सेल एनीमिया भी है। सिकल सेल एनीमिया में भी जो है वो सामान्य जो जीनोटाइप जो होता है दैट इज SS जीनोटाइप, कैपिटल S डोमिनेंट है। इंटरमीडिएट जो होता है वो SS है, और जो रिसेसिव है दैट इज SS। तो इंटरमीडिएट सिकल सेल एनीमिया में जो डोमिनेंट होगा तभी हमको ब्लड सेल्स दिखाई दे रही है, सामान्य होती है, उसमें मलेरिया के साथ में कॉन्ट्रैक्ट होने की संभावना रहती है। SS जीनोटाइप जो कैपिटल S स्मॉल s वाला जो होता है उसमें दोनों प्रकार की RBC पाई जा रही, सिकल सेल भी पाई जा रही और नॉर्मल भी पाई जा रही। सिकल सेल और नॉर्मल जब पाई जाती है तो वो ससेप्टेबल नहीं होता, जब जिसमें सिकल सेल पाई जाती है वो ससेप्टेबल नहीं होता प्लाज्मोडियम के लिए, और जब सारी सिकल सेल पाई जा रही तो वो एबनॉर्मल ब्लड सेल है ऑब्वियसली, और उसको वो जो है वो प्लाज्मोडियम के लिए ससेप्टेबल नहीं होता। लेकिन सिकल सेल एनीमिया तो बीमारी है जिसके अंदर की ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी, क्योंकि उनका आकार परिवर्तित हो जाता है, आकार छोटा हो जाता है तो ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी कम हो जाती है। तो ठीक है, एक एडवांटेज हुआ कि प्लाज्मोडियम से इन्फेक्ट नहीं होंगे, लेकिन ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी तो उनकी कम हो ही जाती है। तो ये भी जो है ये कोडोमिनेंस के कारण होता है। डिटेल में जब हम इन बीमारियों के बारे में पढ़ेंगे या ब्लड ग्रुप की जेनेटिक्स के बारे में पढ़ेंगे तब हम डिटेल में इनके बारे में पढ़ेंगे। फिर उसके बाद एक जो तीसरा डेविएशन हम कहते हैं दैट इज मल्टीपल एलील्स। मेंडल ने जितने भी नियम की बात की थी वो सारी चीज़ें जो है वो 2 अलील तक की बात की थी, एक डोमिनेंट और एक रिसेसिव की बात नहीं, किसी एक पर्टिकुलर जीन के लिए। लेकिन ह्यूमंस की बात करें या और दूसरे जीवों की बात करें तो हम ये कहते हैं कि वहाँ मल्टीपल एलील्स भी हो सकते हैं।
और कॉम्बिनेशन हो सकते हैं 2 या 2 से ज़्यादा के। अर्थात एक कैरेक्टर जो है वो अनेक प्रकार के जीन से गवर्न हो सकता है। तो उस केस में क्या होता है? तो उस केस में जब हम बात करते हैं तो हम कहते हैं कि मल्टीपल एलील्स होते हैं किसी एक प्रकार के जीन के लिए, कि हमने यहाँ पे तो सिर्फ कह दिया कि डोमिनेंट और रिसेसिव, कोई बीच की स्थिति भी हो सकती है, चौथी स्थिति भी हो सकती है, तीसरी स्थिति भी हो सकती है। तो उस स्थिति में क्या होता है? तो जो सबसे कॉमन वाला होता है उसके अंदर जो सबसे ज़्यादा दिखाई देता है जीन का प्रभाव, जो कि सबसे ज़्यादा कॉमन फिनोटाइप होता है, दैट इज कॉल्ड एज वाइल्ड टाइप फिनोटाइप। उसको हम कहते हैं वाइल्ड टाइप फिनोटाइप, और नॉर्मली इसको हम प्लस से दर्शाते हैं। किससे दर्शाते हैं? प्लस से दर्शाते हैं। और दूसरे जितने फिनोटाइप्स हैं वो इस वाइल्ड टाइप फिनोटाइप के स्टैंडर्ड वेरिएंट होता है। ये वाइल्ड टाइप जो है वो स्टैंडर्ड हो गया। इस वाइल्ड टाइप फिनोटाइप के वेरिएंट्स कहलाते हैं, कि अर्थात वो उस वाइल्ड टाइप से वेरिएट करते हैं। अर्थात अगर हम कहें कि किसी एक पर्टिकुलर चीज़ का रंग जो है वो काला होता है, वो काला जो है वो हो गया वाइल्ड टाइप, और उससे हल्का भी रंग दूसरा होता है, कुछ और दूसरे तरीके का रंग होता है, उससे और कोई दूसरे तरीके का रंग होता है, तो दैट इज कॉल्ड एज वेरिएंट्स। वो उसके वेरिएंट्स हो गए, कि काले से अगर हल्का एक ग्रे हो गया, एक और दूसरा कोई रंग आ गया, और कोई दूसरा रंग आ गया, या ग्रे के डिफरेंट शेड्स हो गए, तो वो ग्रे के डिफरेंट शेड्स जो होते हैं वो उसके वेरिएंट्स हो गए। तो इस तरीके की चीज़ उसके अंदर देखी जाती है। तो दीज आर द मल्टीपल एलील्स, कि वो मल्टीपल एलील्स के साथ में आते हैं। देयर इज वन एग्जाम्पल ऑफ मल्टीपल एलील्स। हम सब जानते हैं खरगोश को। खरगोश जो है मूलतः खरा जो है वो ब्राउन कलर के फर का होता है, और ब्राउन कलर के फर का जो होता है उसको हम अगोटी कहते हैं। दैट इज अ वाइल्ड टाइप थिंग। लेकिन उसके बाद अगर हम कहें तो उसमें हमको अलग अलग प्रकार के वेरिएशन मिलते हैं, और वो अलग अलग प्रकार के वेरिएशन जो मिलते हैं, सबसे कॉमन वेरिएशन जिससे हम सभी जने वाकिफ़ है या सभी जने जानते हैं, दैट इज कॉल्ड एज अल्बिनो, अर्थात सफ़ेद वाला जो हम देखते हैं। लेकिन दो और मिलते हैं, एक को हम कहते हैं चिंचिला और दूसरे को कहते हैं हम हिमालयन। चिंचिला और हिमालयन की अगर हम बात करते हैं तो बेसिकली दीज आर द काइंड ऑफ अडेप्टेशंस जो कि हम अडेप्टेशंस में भी पढ़ते हैं। लेकिन चिंचिला जो होता है हमारे पास, उसके फर जो होते हैं वो काले टिप वाले होते हैं। हालांकि होता तो सफ़ेद ही है, लेकिन उनके फर जो है वो उनका टिप जो होता है वो काला सा हो जाता है। लेकिन उसका जीन या उसका जीनोटाइप जो है वो थोड़ा सा डिफरेंट होता है वाइल्ड टाइप से। हिमालयन फिनोटाइप की अगर हम बात करें तो उसके पाँव और उसका मुंह का अगला हिस्सा जो है वो काला होता है, बाकी पूरा शरीर सफ़ेद होता है। और एल्बिनो फिनोटाइप की बात करें तो वो एल्बिनो फिनोटाइप जो है वो पूरा पूरा सफ़ेद फर वाला होता है, जिसके अंदर की सारा शरीर जो है वो सफ़ेद होता है। अगर हम इनकी बात कहें तो यहाँ पे डोमिनेंस हायरार्की इनके अंदर भी होती है, कि वाइल्ड टाइप अलील जो है, कि जहाँ पे अगोटी की बात करते हैं तो वो सबके ऊपर डोमिनेंट होता है। तो यहाँ हमने कोशिश की है कि कौन सा सबसे ज़्यादा डोमिनेंट है, तो मैक्सिमम डोमिनेंट जो है वो अगोटी है, और सबसे कम डोमिनेंट जो होता है दैट इज अल्बिनो। अर्थात अगर हम अगोटी और अल्बिनो का क्रॉस कराएंगे तो हमको सदैव अगोटी ही प्राप्त होगा F1 जनरेशन में। इसी तरीके से अगोटी और चिंचिला का कराएंगे तो हमको अगोटी ही प्राप्त होगा F1 जनरेशन में। लेकिन अगर हमने चिंचिला और अल्बिनो का क्रॉस कर F1 जनरेशन में, तो यहाँ हमने डोमिनेंस की कैटेगरी दे रखी है कि सबसे ज़्यादा डोमिनेंट कौन है, वाइल्ड टाइप है, और सबसे कम डोमिनेंट कौन है, उसका जो सबसे कम वेरिएंट जो है दैट इज अल्बिनो उसके अंदर। तो वाइल्ड टाइप जो है वो हमेशा डोमिनेंट होता है। तो हम इस तरीके से इस चीज़ को देख सकते हैं। तो दीज आर द वेरिएशंस अमंग, एंड इसी कारण से हमको कई जीवों के रंग में जो अंतर दिखता है वो मल्टीपल अलील्स के कारण दिखता है। तो यहाँ तो हम अपनी बात ख़त्म करते हैं कि जो हमारे पास मेंडल की जेनेटिक्स थी उसको हम ख़त्म करते हैं। मैंने कुछ इन किताबों का सहारा लिया था जब ये स्लाइड प्रेजेंटेशन बनाया, तो आप भी इन किताबों के पढ़ सकते हैं। नॉर्मली टर्मिन की किताब बहुत अच्छी है, जेनेटिक्स पी.के. गुप्ता बहुत अच्छी है, इंग्लिश में है ये किताबें। हिंदी वाले जो विद्यार्थी हैं उनके लिए मैं कहता हूँ कि एक वीर बाला रस्तोगी की किताब आती है, वो सेकेंड ईयर के विद्यार्थियों के लिए काफ़ी उपयुक्त है, वो चाहे तो उसको पढ़ सकते हैं। अच्छे एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं उसमें, गलतियाँ कम हैं। यदि किसी को कोई प्रश्न हो तो सदैव की तरह आप sunilzoology@gmail.com पे लिख सकते हैं या मुझसे पूछ सकते हैं प्रश्न। वहाँ अगर आप कोई भी प्रश्न पूछेंगे तो निश्चित रूप से मैं आपको उसका जवाब दूंगा। धन्यवाद। आज का लेक्चर हम यहीं खत्म।